अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैबिनेट के कई सदस्यों की घोषणा की है, जिसमें तुलसी गबार्ड को भी जगह मिली है। तुलसी गबार्ड को डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस के रूप में नियुक्त किया गया है। तुलसी पूर्व डेमोक्रेट और अमेरिकी कांग्रेस की पहली हिंदू सदस्य हैं। वो 4 बार की कांग्रेस सदस्य, 2020 की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार और बेस्ट सेलिंग लेखिका भी है। तुलसी के अलावा फ्लोरिडा के सीनेटर मार्को रूबियो को स्टेट सेक्रेटरी के रूप में नामित किया गया है। इसके अलावा मैट गेट्स को अटॉर्नी जनरल यहां पर नियुक्त किया गया है। और हमारे साथ यहाँ पर खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ पूर्व राजदूत वीरेंद्र गुप्ता जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी पर हमसे बातचीत करने के लिए। वीरेंद्र जी, ये बहुत बड़ा फैसला यहाँ पर लगता है, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो घोषणा की है तुलसी गबार्ड को डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस के रूप में नियुक्त करने को, क्योंकि कई स्पाई एजेंसीज जो हैं वो उनको रिपोर्ट करेंगे, अपने आप में बहुत अहम जिम्मेदारी होगी। ऐसे में क्या लगता है कि इस नियुक्ति को लेकर सीनेट में बहस हो सकती है या मंजूरी मिलना उतना आसान नहीं होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। इनके अपॉइंटमेंट इंडियन ओरिजिन की हैं, तो इसलिए हम बहुत स्वागत करते हैं इस अपॉइंटमेंट का और उम्मीद है कि भारतीय मूल के जो लोग बाग अमेरिका में बड़ी संख्या में हैं और अधिकतर लोगों ने ट्रंप को सपोर्ट किया है, तो उनको बड़ी इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी ट्रंप की सरकार में। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा तुलसी गबार्ड का और भी बाकी लोगों का जो अपॉइंटमेंट ट्रंप कर रहे हैं, वो अपने लॉयलिस्ट को, पॉलिटिकल लोगों को अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है। और जो एक डीप स्टेट बोलते हैं हम, अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट, जो कि नियो कंजर्वेटिव्स ने डोमिनेट किया, जो कि ट्रेडिशनली इंडिया के बहुत हक में नहीं रहते। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, तो मुझे उससे जो है अच्छी उम्मीद हो रही है कि ट्रंप का जो नया एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंडिया के लिए एक सिंपैथेटिक एंड फेवरेबल व्यू लेगा। जी, इन्होंने सेना में रहते हुए इराक में भी सेवा दी है, कर्नल तक की पोस्ट इन्होंने संभाली है और कमला हैरिस की मुखर विरोधी भी हमने रही है, देखा है, और तुलसी की मां ने हिंदू धर्म अपनाया। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं, भारत के नजरिए से देखें तो ये एक संबंध और बेहतर बनाने के लिए और कारगर साबित हो सकती है इस तरह की पोस्टिंग्स। जी हाँ, देखिए, आपने कहा कि हिंदू हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है कि पहली हिंदू एक इतनी इम्पोर्टेंट असाइनमेंट में दी गई है। और इसको आप उस चीज से देखें कि ट्रंप का रुख क्या रहा है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, उसके लिए और किसी ने अभी तक नहीं कुछ भी कमेंट किया। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन वाज कंप्लीटली साइलेंट। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो अमेरिकन कनाइवेंस से एक तरीके से हो रहा है जी। तो उसमें ट्रंप का जो स्टेटमेंट, हिंदुओं के खिलाफ जो एक्शन हुआ, उस पर बड़ी उन्होंने गहरी चिंता व्यक्त करी। तो ये बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट था। और उनके अपॉइंटमेंट से, तुलसी गबार्ड के स्टेटमेंट अपॉइंटमेंट से, जो ट्रंप की बात कही थी उसको और बल मिलता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर वीरेंद्र जी, आप बने रहिए हमारे साथ और अब हम बात कर लेते हैं श्रीलंका की, जहां पर संसदीय चुनाव जो है आज वो हो रहे हैं। 90,000 उम्मीदवार जो हैं वो यहां पर मैदान में हैं और मतदान जो है वो सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है, जो शाम 4 बजे तक चलेगा। पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, गोटाबाया राजपक्षे और महिंद्रा राजपक्षे जैसे दिग्गज नेता जो हैं वो चुनावी मुकाबले से बाहर रहने का उन्होंने फैसला किया है। सितंबर में राष्ट्रपति चुने गए अनुरा कुमारा दिसानायके जो हैं वो बहुमत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनकी जो पार्टी है जेवीपी, उसकी अधिकांश नीतियों को संसदीय मंजूरी मिल सके। हमारे साथ वीरेंद्र गुप्ता जी बने हुए हैं। वीरेंद्र जी, यहाँ पर श्रीलंका की जो स्थिति पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, एक अस्थिरता की स्थिति लगातार वहाँ पर देखने को मिल रही है और जो जनता है वो खासी वहाँ पर परेशान है, महंगाई जैसे कई मुद्दों से, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर। अब ये जो चुनाव है उसे आप किस तरह से देख रहे हैं, कितना असर पड़ेगा, क्योंकि कई पूर्व नेता जो हैं वो इस चुनाव से दूर हैं? देखिए, मैं नहीं देखता कि अस्थिरता है, बल्कि बहुत वेलकम स्टेप है। श्रीलंका में जिस तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस हुई, एक वहाँ पे प्रेसिडेंट बने, उसके बाद पावर ट्रांसफर हो गया, ट्रांजिशन हुआ, नया इलेक्शन हुआ। उस इलेक्शन में दिसानायके प्रेसिडेंट बने और अब वो एक नया प्रोसेस चल रहा है। उम्मीद है कि शायद उनको पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी भी मिल जाएगी, क्योंकि श्रीलंका के लोगों ने उन पे अगर विश्वास जाहिर किया है तो चाहते हैं कि वो बदलाव आए वहाँ। हम उसको किसी खास नजरिए से नहीं देखते। कुछ कमेंटेटर्स ने बोला है, मुझे मालूम है, कि चूंकि दिसानायके वो लेफ्टिस्ट लीनिंग के हैं,
तो शायद इससे जो है वो इंडिया की रिलेशनशिप खराब होगी, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि श्रीलंका में कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइंस सारे श्रीलंकन ये देखते हैं। जब श्रीलंका की परेशानियां हुई कुछ साल पहले, जी तो इंडिया ही आ गया। बिल्कुल। तो इंडिया ने जो रोल अदा किया विदाउट सीकिंग टू डोमिनेट द पॉलिटिकल डिस्कोर्स, तो इसका बहुत स्वागत किया गया। जी, इंडिया लेकिन की वीरेंद्र जी यहाँ economic पर ये भी assessment- बताइए कि अगर दिशानायके कंटिन्यू कर जाते हैं, अगर बहुमत हासिल उन्हें हो जाता है, किस तरह का उनका रुख है? क्योंकि पड़ोसी देशों में से अच्छे संबंध रहना हमेशा एक बड़ी बात होती है, संवेदनशील ये मामले होते हैं। ऐसे में दिशानायके का रुख क्या है भारत के प्रति, वो समझाएं। भाई, इंडिया के प्रति उनका रुख अच्छा है, और ऐसा एक्सपेक्ट करना ये हमारे लिए थोड़ा सा नाइव एक्सपेक्टेशन है कि कोई भी श्रीलंका में या किसी भी नेबरिंग कंट्री में वो चाइना से पूरा रिश्ता काट दे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये एक सॉवरेन कंट्री है, हमारा नेबर है, तो 70, 80, 90% तो रिलेशनशिप इंडिया से ही होती है, और वो ये समझते हैं। लेकिन एक साथ में एक जो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, उनका डिसीजन, चाइना से बहुत संबंध है, चाइना के से बहुत मदद मिलती है, तो इस पे हमें चिंता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि मैं श्रीलंका को इंडिया और चाइना के बीच में सैंडविच नहीं देखना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है उसमें हमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, एज लॉन्ग एज वो श्रीलंका की, उन्होंने देखिए पहले भी जो IMF के साथ बेल आउट है, उसको भी पहले उम्मीद थी कि शायद उसको वो नकार देंगे, उसके खिलाफ जाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे अभी तक ऐसा लगता है कि जो भी उनकी पॉलिसीज हैं, जो भी स्टेप्स लिए उन्होंने, वो सही है और श्रीलंका के फायदे के लिए, और उसमें इंडिया का भी फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र गुप्ता जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए।